शेप एंड साइज जो कि उसके फंक्शन पे डिपेंडेंट है। सेल का जो शेप और साइज रहेगा वो टोटली उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, उसके एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल एंड साइज ऑफ द सेल। सेल का जो फंक्शन है वो उसके शेप एंड साइज को डिटरमाइन करता है कि उसका शेप एंड साइज कैसा होगा। अब शेप एंड साइज के बाद में हम देखते हैं कि जो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या है। मेन तो वही है जो कि हम पूरी तरह से कोरिलेट करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन को सेल के फंक्शन के साथ में। सेल का फंक्शन और हमारे बॉडी का फंक्शन या किसी भी एनिमल या प्लांट बॉडी का जो फंक्शन है वो बिल्कुल सिमिलरली सेल का फंक्शन होता है। जैसे हम जैसे रेस्पायर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए एनगल्फेशन करते हैं एंड इनटेक करते हैं। ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस लिविंग सेल भी करती है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल देखी थी उसमें इस टाइप के कोई भी फंक्शंस नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो लिविंग सेल नहीं थी, वो डेड सेल थी। तो उन्होंने सबसे पहले डेड सेल देखी थी ना कि लिविंग सेल। तो अब हम देखते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन से कैसे डिटरमाइन होता है। You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. तो डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. जो हमारे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आपने देखा भी होगा, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था लास्ट ईयर तो उसमें आपको बताया था एनिमल डाइजेशन कैसे होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या क्या करता है, डाइजेशन करता है, एसिमिलेशन करता है एंड एब्जॉर्प्शन करता है ना। हम जो खाना इंटेक करते हैं उसको हमारी फूड कैनल में एसिमिलेट करते हुए हमारे स्टोमक तक लेके जाता है जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं। और उस ब्लैडर में लिवर से और ब्लैडर में से भी जो एसिड्स या फिर जो जूसेस सीक्रेट होते हैं वो उसके ऊपर फंक्शन करते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। और जब पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन भी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ये जो फंक्शन है पूरा, ये पूरा फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का फंक्शन है। तो सबकी जो फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग हर ऑर्गन का सेल उसी फंक्शनिंग के लिए अडप्ट हो जाएगा, धीरे धीरे उसी फंक्शनिंग के लिए वो पूरी तरह से एक्सपर्टाइज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्टाइज सेल्स। Similarly, different organs of a plant perform specific specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned, as we have learned in class 7, are responsible for synthesis of food. तो जो leaves हैं वो synthesis of food करती हैं किससे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो उसके लिए वो एक्सपर्टाइज हो जाएंगी, वहां की जो सेल्स हैं लीव्स की वो फूड बनाने के लिए ही एक्सपर्टाइज हो जाएंगी धीरे धीरे। तो उनमें क्या है, ऐसा एक स्पेसिफिक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, वो लीव्स के सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, या क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं वो उसमें प्रेजेंट रहेगा। रूट की सेल्स में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि उसका काम फूड फॉर्मेशन नहीं है, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्टोर करने लायक जो सेल्स हैं वो सेल्स वहां पे डेवलप होंगी।
Each organ is further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. Paheli realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit. जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल यूनिट है, उसी से ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो जो सेल है इसीलिए उसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और बेसिक फंडामेंटल यूनिट। ओके, अब देखते हैं कि सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो उसके किसी भी सेल के शेप को या साइज को डिटरमाइन करता है कि वो किस साइज में एग्जिस्ट करेगी। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. कोई भी सेल हो उसके तीन मेजर पार्ट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन उसका जो जो लेयर है उसकी, जिससे कि वो उसकी शेप फिक्स होती है या शेप बनती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर। साइटोप्लाज्म जो उस लेयर के अंदर या उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर का जो एरिया है उसके अंदर जो जेल भरी हुई है, जेल या हम उसको लिक्विड भी बोल सकते हैं, लिक्विड जो फिल्ड है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि खुद भी अपनी एक डबल सेल मेम्ब्रेन से, या जिसको हम न्यूक्लियक मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो न्यूक्लियक मेम्ब्रेन से खुद भी अपने आप में अलग से सेंटर में रहता है, मोस्टली सेंटर में रहता है सेल के, इसीलिए उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन एक सेल में एक न्यूक्लियस ही रहेगा। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. जो cells हैं उनको वो डिफ्रेंशिएट करेगा, दोनों को सेपरेट करेगा। किसी भी सेल को सेपरेट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, नहीं तो सारी जितनी भी सेल्स हैं वो सब मिक्स हो जाएंगी, है ना। The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस है और अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को, कि कौन सा अंदर आ सकता है कौन सा बाहर जा सकता है। तो एक तरह से वो गार्ड का काम करती है और ये देखती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसको ये पता है कि किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर निकलने देना है। ऐसा नहीं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल दे, या फिर जो भी कुछ थ्रेट आ रहा है उसको भी अंदर आने दे, है ना। उसको हमेशा कैसा रखेगा कि या तो वो जो मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से इतनी इंटेलिजेंट है कि है तो पोरस, उसमें से कोई भी चीज पास हो सकती है अगर उस पोर की साइज से छोटी है तो, लेकिन उसमें भी वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्शन करेगी मेम्ब्रेन कि किसको अंदर परमिट करना है और किसको वो बाहर परमिट करेगी। मीन्स एक्सक्रीशन भी उसी की परमिशन से होगा और एब्जॉर्प्शन भी उसी की परमिशन से होगा। इसीलिए हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM का दूसरा मीनिंग भी होता है सॉलिड मटेरियल, है ना। सॉलिड परमिसिबल मटेरियल नहीं, ये आपके उसमें एयर पॉल्यूशन में आता है। मैं आपको लिख के बताऊंगा, अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा उसका,
लेकिन एसपीएम मीन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम। और उसी तरीके से एसपीएम जो है वो सॉलिड मटेरियल भी होता है, जो कि हमारे एयर में बहुत ज़्यादा घूमता रहता है, उसको PM2.5 PM10 भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी एयर क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वो एसपीएम। ये एसपीएम जो है वो अलग है। तो इसकी हम देखते हैं एक्टिविटी। In order to observe the basic components of the cell, take an onion bulb. Remove the dry pink coverings, peels. You can easily separate them from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. अगर मान लीजिए हमारे पास में एक प्याज है, ओनियन है, और उसकी जो आउटर लेयर है या फिर उसकी जो पील है, उस छिलके को हम निकालें, उस छिलके को निकालें तो उसको हम माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का वो हमको इजीली दिख जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो प्लांट की रहेगी सेल तो उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट रहेगी, और एनिमल सेल रहेगी तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगी। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में, कि एनिमल सेल्स में ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है क्योंकि उनकी सेल्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर की ज़रूरत है, इसलिए सेल वॉल उसमें एक्स्ट्रा होती है। अपने एनिमल्स की सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो लेकिन अगर हम देखें तो जो सेल है उसका मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन, बाहर की लेयर जो कि उसकी शेप को डिटरमाइन करती है और उसको पूरी तरह से कवर करती है सेल को। साइटोप्लाज्म, जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है, और उस लिक्विड के बीच में न्यूक्लियस जो खुद भी एक अपनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ओके, तो इस ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको कि हम ये जो ऑनियन पील है उसमें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। You can also break the onion bulb and separate out thin layers. Place a small piece of the thin onion peel in a drop of water on a glass slide. The thin layer can be cut into smaller pieces with the help of a blade or forceps. Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. जो आपको कल मैंने बताया था कि उसमें स्टेनर या जो कलर है वो भी हम डालेंगे ताकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमको हाईलाइट होकर के दिख जाएं, अदरवाइज हमको हाईलाइट होकर के दिखेंगे नहीं, स्पेशली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमको नहीं दिखेगा। तो हम उसमें क्या डाल देते हैं? मिथाइल ब्लू डाल देते हैं। मिथाइलिन ब्लू एक टाइप का डाई होता है, या फिर उसको हम स्टेनर भी बोल सकते हैं। While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. उसको हम हमेशा कैसे लगाते हैं? स्लाइड के ऊपर ऐसे दबा करके लगाते हैं ताकि उसमें से एयर ना रहे, एयर निकल जाए। आपने कभी इसको ग्लास फ्रेम करने वाले जो आर्टिजन रहते हैं उनको कभी देखा होगा कि वो ग्लास कैसे बिठाते हैं अपने, जो हमने उनको पोस्टर दिया है या फिर जो हमने उनको पेंटिंग दी है उसके ऊपर वो ग्लास कैसे बिठाते हैं? इस तरीके से बिठाते हैं कि उसके बीच में कहीं एयर ना रह जाए। या लेमिनेशन जब हम करते हैं तो लेमिनेशन हमेशा कैसे करते हैं? ऐसे धीरे 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 उसको दबाते हैं और दबा करके और लास्ट में छोड़ देते हैं। ये स्पेशली आपने किस में देखा होगा? ये मोबाइल का जब हम कवर लगवा के लाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी शील्ड, इसकी जो स्क्रीन शील्ड, जो इसकी जो स्क्रीन शील्ड है उसको जब वो लगाता है तो इसमें से बिल्कुल भी हवा नहीं रहने देता है, यहाँ से एयर बिल्कुल पास कर देता है, उसको दबा दबा के इस तरीके से वो फिट करता है ताकि उसमें से
एयर ना रहे, मीन्स एयर बबल्स ना आ जाए, नहीं तो वो एयर बबल बड़े बड़े हमको दिखने लग जाएंगे उसमें, और माइक्रोस्कोप में हमको जो चीज़ हमको देखना है वही नहीं दिख पाएगी, और बड़े बड़े से बबल्स जैसे बैलून जैसे हमको दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो हम क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर जब ओनियन पील की स्लाइड रखते हैं और उसके ऊपर कलर डालते हैं थोड़ा सा, या ग्लिसरीन डालते हैं, ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं ताकि वो सूख ना जाए, और फिर उसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं। तो कवर स्लिप हमेशा ऐसे इस डायरेक्शन में लगाएंगे, धीरे धीरे, एक साथ ऊपर नहीं रखेंगे उसके। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ एंड लेवल, यू में कंपेयर इट विथ फिगर 8.5। 8.5 में जो आपको फिगर दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही आपको दिखेगा। न्यूक्लियस सेंटर में एक छोटा सा बॉल जैसा या एक ड्रॉप जैसा, साइटोप्लाज्म उसके चारों तरफ फैला हुआ है, और सबसे बाहर उसमें सेल मेम्ब्रेन है। तो ये तीन मेजर पार्ट्स या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल आपको क्लियरली इसमें दिखते हैं। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called the nucleus. जो dense बॉल लाइक स्ट्रक्चर या सेंटर में हमको एक राउंड बॉडी दिख रही है वो न्यूक्लियस है। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग और दिखती है, क्योंकि जो हम ले रहे हैं, ओनियन जो ले रहे हैं वो एक प्लांट सेल है। ओनियन एक प्लांट है, इसलिए प्लांट सेल्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है, एनिमल सेल्स में वो नहीं होती है, क्योंकि एनिमल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ की और इतने पावर की जरूरत नहीं है सेल्स को पावरफुल रखने की, ताकि उसके ऊपर थ्रेट ना आए या किसी टाइप का डैमेज ना हो। द जेली लाइक सब्सटेंस, jelly like substance or gel like substance is cytoplasm. Between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. Why plant cells need cell walls? बूजो सोच रहा है कि सेल वॉल्स जो हैं वो क्यों होती हैं, इसकी क्या जरूरत है, जो कि प्लांट्स में ही होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. उसके ऊपर cell wall भी होती है only in plant cells. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection. मैंने आपको बोला ना कि स्ट्रेंथ एंड पावर की ज़्यादा ज़रूरत है उनको, क्योंकि नहीं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी सेल्स। Plant cells need protection against variations in temperature, high speeds, high wind speed, atmospheric moisture, etc., and threat of the from the other animals. They are exposed to these variations because they cannot move. वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको वहाँ के वेदर से, वहाँ के क्लाइमेट से, वहाँ के टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, वाटर से, और हाई स्पीड विंड से, मीन्स एटमॉस्फेयर के जो चेंजेस हैं, जो वेदर के चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, उन चेंजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और वो मूव नहीं कर सकते। सबसे पहली जो मैंने आपको बताई थी कि प्लांट्स मूव नहीं करते, मूव करते हैं अपनी जगह पे ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। यस सर। तो बचने के लिए उनको नेचर ने अलग से एक कवर दिया है जो कि सेल को डैमेज होने से बचाएगा या प्रोटेक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। They are exposed to these variations because they cannot move. Cells can be observed in the leaf peel of Tradescentia, Elodia और रियो। रियो जो है, जो हम अपने घरों में जो एलोवेरा का जो हम प्लांट लगाते हैं, एलोवेरा की जो लीफ है वो भी एक टाइप का रियो प्लांट ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें थिकनेस होती है कि उसको हम इजीली उसका पील निकाल सकते हैं, और पील निकाल के उसके लीफ का
सेल्स देख सकते हैं। जैसे हम ऑनियन पील में देख रहे हैं वैसे लीफ पील में भी देख सकते हैं। किसमें? ट्रेडेसेंशिया में, एलोइडिया में और रियो में। रियो जो है वो बहुत मोस्ट कॉमनली मिलने वाला प्लांट है जो आप इजीली यूज कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। इसकी आप स्लाइड भी बना सकते हो जैसा कि हम ओनियन की स्लाइड बना करके उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। अब पहेली को याद आया कि एनिमल सेल्स भी हम देख सकते हैं क्या? जैसे बूजो ने बोला कि सेल वॉल्स क्यों होती हैं, वैसे ही पहेली को लगा कि जैसे हमने प्लांट सेल्स देख ली वैसे हम एनिमल सेल्स भी देख सकते हैं क्या? जो हमारी जो ये ड्राई स्किन है, हमारी जो ड्राई स्किन है या हमारी जो स्किन है उसको अगर हम थोड़ा सा रब करेंगे तो उसमें से बहुत सारा डेड सेल्स निकलेंगी और उसी के साथ में कुछ सेल्स जो हैं वो लाइव सेल्स भी मिल सकती हैं। तो मोस्टली डेड सेल्स ही होंगी वो, लेकिन उसको अगर हम अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर डाल के देखें तो बहुत इजीली हम एनिमल सेल्स देख सकते हैं। टेक ए क्लीन टूथपिक और ए मैच स्टिक विथ द टिप ब्रोकन, स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट। आपका जो चीक है उसके अंदर थोड़ा सा टूथपिक लेना है आपको जो कि सेल्स हैं। प्लेस इट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड, एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस ए कवर स्लिप ओवर इट। वही आयोडीन का कलर उसके ऊपर डालना है या फिर जैसे हमने मिथाइलिन ब्लू डाला था वैसे ही हम आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक टाइप का स्टेनर है, स्टेन करने के लिए काम आता है। एंड प्लेस ए कवर स्लिप उसके ऊपर। अल्टरनेटिवली एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल, you can identify the cell membrane, the cytoplasm and in nucleus if cell wall is absent in animal cells। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, यही मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया। देखो ह्यूमन चीक का इसने 8.6 में फिगर दिया हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को पूरी तरह से कवर करके उसको शेप दे रही है। सेल मेम्ब्रेन है जो पूरी सेल को पूरी तरह से कवर कर रही है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इनके बीच में जो मटेरियल है जेली लाइक मटेरियल या फिर जेली लाइक लिक्विड, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो दोनों में ही हमको सेम कंपोनेंट्स दिखते हैं। प्लांट सेल में भी यही 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं और एनिमल सेल में भी यही तीनों मेजर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन प्लांट सेल में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, सेल वॉल, जो कि उसको स्ट्रेंथ देती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस हैं या एनवायरमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से वो उसको प्रोटेक्शन देती है। साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi body, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी क्रिएट करता है या एनर्जी जनरेट करता है सेल के अंदर, इसलिए हम उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? Power house of the cell. यस, ये लर्न रखना, याद रखना ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। विच इज कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये मैंने दिए हुए हैं आपको। इसमें देखो लिखे हुए भी हैं जो कंपोनेंट्स हैं या ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स हैं, उनमें से मेजर कंपोनेंट्स और मेजर और जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके
फंक्शनिंग से, उसके फंक्शन करने से ही एनर्जी जनरेट होती है सेल्स में, सेल्स बॉडी में, या फिर ये समझ लो कि हमारी बॉडी में भी जो सेल्स रेस्पिरेशन करती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से करती हैं। तो रेस्पिरेशन से ही एनर्जी जनरेट होती है। तो क्रिएशन ऑफ एनर्जी और जनरेशन ऑफ एनर्जी विल बी डन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट विल बी कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, you have to keep learning। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि मोस्टली सेंटर में रहता है। किसी भी सेल के सेंटर में जो मेजर कंपोनेंट है, या फिर आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर या एक स्पेसिफिक कवर्ड बॉडी दिखे, वो स्टेन करेंगे तो वो बहुत इजीली दिख जाएगा, डार्क कलर में दिख जाएगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की शेप को डिटरमाइन करती है, वैसे ही न्यूक्लियस की शेप को डिटरमाइन करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करती है, सेपरेशन का काम करती है मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called nucleolus. न्यूक्लियोलस उसके अंदर भी होता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी छोटे छोटे हमको सेंटर में दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। In addition, nucleus contains thread-like structures called chromosomes. These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring. The chromosomes can be seen only when the cell divides। जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनती हैं, या फिर न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तब ही, या फिर सेल डिवीजन के टाइम पे ही हमको ये क्रोमोसोम्स दिखते हैं, अदरवाइज ये न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में ही रहते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो फिर क्रोमोसोम्स बनाता है। ओके, जिसको हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, ये डीएनए अभी सर। हम आगे पढ़ेंगे कि डीएनए एंड आरएनए से क्रोमोसोम्स बनते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक मैसेज या फिर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिसकी वजह से एक स्पीसी में दूसरा जब ऑफस्प्रिंग बनेगा किसी भी स्पीसी में, वो सेम उसके जैसा ही होगा, उसमें वही कैरेक्टर्स होंगे जो उसके एंसेस्टर्स में हैं। तो या फिर मदर सेल से जो डॉटर सेल बनती है, उससे हम ये देखते हैं कि मदर सेल के कैरेक्टर्स डॉटर सेल में ले जाने का काम कौन करता है? क्रोमोसोम्स करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टर्स हैं ये इनहेरिटेंस कहलाते हैं। तो इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ये काम है आज 13 है। क्रोमोसोम्स का। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ओके, परसों है, आज 13 है, बुधवार है। यहां तक क्लियर सब लोगों को? किसी टाइप का कोई डाउट Yes, है sir. तो पूछ सकते नो हैं। सर। हाँ सर, थैंक यू सर। Any doubt about the any specific term or any specific differentiation or स्पेशलाइजेशन? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कि यही चीज जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी होती है, वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि साइटोप्लाज्म के साथ में एक्सचेंज करेगी मटेरियल का, और ये देखेगी कि कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाने लायक है और कौन सा मटेरियल या सब्सटेंस न्यूक्लियर से बाहर निकलने के लायक है। वो की वही वर्क सेल मेम्ब्रेन करती है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों का फंक्शन सेम है, और दोनों ही पोरस हैं, दोनों में ही पोर्स होते हैं ताकि वो मटेरियल को एक्सचेंज कर सके। अगर किसी को और कुछ समझ में ना आया हो तो
कल फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।